भाइयों, सीटेट तो निकलेगा आसानी से। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करा रहे हैं सीटेट सोशल साइंस का पेपर 2 की प्रिपरेशन, और वो भी नोट्स से। तो इन नोट्स की आपकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये हमारा वीडियो 4th रहेगा। इसमें हम चैप्टर 8 और 9 करेंगे। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इन वीडियोस के अलावा सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट्स में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो जैसे ही चैप्टर ओपन होता है, हमें लोहे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इसमें पहला है, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। तो कब हुआ? 3000 साल पहले। अगला, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार। तो महापाषाण कब्रों में लोहे का औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में कहाँ मिले? तो महापाषाण कब्रों में। ये कब्रों में क्यों मिले जाते थे? क्योंकि उस दौर पर सब समझते थे कि ये हथियार और औजार मरने के बाद भी काम आते हैं, तो इसलिए इन्हें कब्रों के साथ दफनाया जाता था। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। तो दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में रहने वाले लोग, इनमें उन लोगों के बारे में बताया गया है कि भूस्वामी को क्या कहते थे, हलवाओं को क्या कहते थे, और मजदूर वगैरह को क्या कहते थे। तो चलिए देखते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप भूस्वामी कर लेना। तो तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेलल्ला। तो बड़े भूस्वामियों को तमिल भाषा में वेलल्ला कहा जाता था। और अगला देखते हैं, साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता था। तो साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? उड़वार। और भूमिहीन मजदूर और वह दास को कैडिसियार और अदमई कहलाते थे। तो भूमिहीन मजदूर क्या कहलाता था? कैडिसियार, और दास क्या कहलाते थे? अदमई। तो इसमें से सीटेट में कोई सा भी क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है कि बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर व दास को क्या कहा जाता था। तो इन सबको आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, गांव का प्रधान भोजक कहलाता था। तो गांव के प्रधान को भोजक कहते थे। अगला, ग्राम भोजक का पद अनुवांशिक था, और कभी कभी ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। तो ये सीटेट में आपको जैसे ऑप्शन 4 दे देगा, और उसमें से कहेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है ग्राम प्रधान के बारे में। तो भोजक कहलाता था, उसका पद अनुवांशिक था। दूसरा, अब तीसरा है, ये कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहते थे। तो स्वतंत्र किसानों क्या कहते थे? गृहपति। अभी इस चैप्टर में संगम साहित्य के बारे में बताया गया है। संगम साहित्य क्या होते थे? संगम साहित्य तमिल भाषाओं में लिखे जाते थे, और ये उनकी रचनाओं को संगम साहित्य कहते थे, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को। और संगम इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई में सभी कवि सम्मेलन करते थे, और तभी इसका संकलन किया जाता था। तो सम्मेलन से क्या निकला? संगम। और हुआ कहाँ था ये? मदुरई में। आगे देखते हैं, वल्लैकूप। वल्लैकूप क्या होते थे? एक तरह के जैसे कुएं जैसे होते हैं ना, वैसे दिखते थे। ये बने किससे होते थे? ये मिट्टी से बने होते ज़्यादातर, और ये लोगों के घरों में ही होते थे। और ये वल्लैकूप गुसल खाने नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। तो इसमें सारी गंदगी जाती थी, जैसे नाली की या फिर कूड़ेदान या गुसल खाने की गंदगी, तो इन सब के लिए बनाया जाता था वल्लैकूप। अब आहत सिक्के। तो फ्रेंड्स, हमने खाली एनसीईआरटी में से मेन टॉपिक उठाए हैं, और इसमें जो ब्रैकेट में दिए गए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमने इसमें ऐड करे हैं। तो
हमारा पॉइंट है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, गोल और वर्गाकार होते थे। तो ये कितनी आकृति में मिलते थे? ये 3 आकृति में, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार और वर्गाकार। यह या तो धातुओं की चादर को काट कर बनाए जाते थे या चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। चपटे गोलिकाओं जैसे हमारा आज का सिक्का होता है ऐसा, तो उनसे बनाए जाते थे। तो सीटेट में आज सिक्कों के बारे में 3-4 फैक्ट्स दे देता है और उसमें से पूछता है कि इनमें से आज सिक्कों के बारे में कौन सा तथ्य है सही नहीं है, उसे चुनिए। तो आपको याद रखने, आज सिक्के 3 प्रकार के मिलते थे, आयताकार, गोल व वर्गाकार। और बनाए कैसे जाते थे? या तो धातु की चादर को काट कर या चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, आज सिक्कों में इन पर कुछ लिखा नहीं जाता था बल्कि चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। जैसे किसी कागज़ पर हम मोहर लगा देते हैं, उसी तरह से धातुओं के सिक्कों पर मोहर लगाते थे, जो ठप्पे लगाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। यह सबसे पुराने सिक्के हैं जो 500 साल पहले चले। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आहत सिक्के चांदी या तांबे के बने रहते थे। मतलब ये 2 चीज़ों के बने रहते थे, या तो चांदी या तांबा। नेक्स्ट, अब इसमें 2 नगर दिए गए हैं। मथुरा पहला था, तो देखते हैं उसमें 2 नगरों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो यह 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना नगर है मथुरा, और यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर था। और 2 रास्ते कौन से थे देखते हैं। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। पहला रास्ता क्या था? उत्तर से पश्चिम की ओर जाने वाला, और दूसरा था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला। तो इन 2 रास्तों को आप याद रख सकते हैं कि इसमें 2 महत्वपूर्ण रास्ते थे। पहला उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। नेक्स्ट, शिल्प और शिल्पकार। कपड़ों के व्यापार के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो कपड़ों के लिए कौन कौन से शहर मशहूर थे? पहला वाराणसी और दूसरा दक्षिण में मदुरई। अनेक शिल्पकार तथा व्यापार अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये संघ नहीं है, संघ है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और आदि था। 2 श्रेणी बनाई थी, एक तो शिल्पकार की, एक व्यापारी की। तो शिल्पियों का काम ये था, और व्यापारी को काम व्यापार का संचालन करती थी। व्यापार की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। अब इसी में दिया गया उत्तरी काले चमके पात्र। तो इनकी विशेषता जानते हैं। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला चमकदार काली सतह वाला पात्र था, इसीलिए इसका नाम काले चमके पात्र मिला। और यह मिट्टी से बनाए जाते थे और ये ज़्यादातर उत्तरी भाग में मिले हैं। तो क्या थे? काले थे, काली सतह वाले, और उत्तरी भाग में मिले, तो इन दोनों जोड़कर उत्तरी काले चमके पात्र इनका नाम पड़ा। अब पहला शहर हमने पढ़ा था मथुरा। अब दूसरा शहर है अरिकामेंडु, जो है पेंदुचेरी में। तो यह एक पतन था। और सेकंड है, यहाँ गोदाम मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले। नेक्स्ट, यहाँ एरोटाइन जैसी मोहरें मिली। तो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये तीसरा भी कि ऑप्शन दे देगा कि 4 के इनमें से एक ऑड चुनना होगा, तो याद रखना ही हमें। यह एक पतन था जिसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। और यहाँ एम्फोरा एडोना जैसे पदार्थ मिले, एरोटाइन जैसे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है 9th, व्यापारी, राजा और तीर्थकर। तो इसमें दिया गया है दक्षिण भारत
सोना और काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? पहला सोना और काली मिर्च। और काली मिर्च इतनी प्रसिद्ध थी कि काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब देखते हैं मूवेंदर। इसमें चैप्टर में मूवेंदर का नाम का उल्लेख किया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। तो मूवेंदर की चर्चा कहाँ से मिली? संगम साहित्यों में, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तो मूवेंदर का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। और तीन मुखिया कौन से थे? आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। इनका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। तो मूवेंदर का प्रयोग तीन शासकों के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर और पांड्य। दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो ये तीनों चोल, चेर और पांड्य मूवेंदर के नाम से कहलाए जाते थे और ये बहुत शक्तिशाली थे। इन तीनों मुखियाओं में 6 सत्ता केंद्र थे। इनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। मतलब ये 3 थे, चोल, चेर और पांड्य, और सबकी 2-2 महत्वपूर्ण केंद्र थे, तो 6 हो गए। परंतु इनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण निकले। तो देखते हैं। पहला, चोलों का पतन पुहार, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो ये वाला पेज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें जिक्र होता है सातवाहन का। तो साम्राज्य की स्थिति कहाँ थी? पश्चिम भारत में। कहाँ थी? यहाँ पश्चिम भारत में। और सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो ये क्वेश्चन आता है कि इनका सबसे महत्वपूर्ण राजा था, तो आंसर है ये गौतमी पुत्र। और यह है और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाए जाते थे। तो क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहलाए जाते थे? आंसर है हमारा सातवाहन। नेक्स्ट, अब सिल्क रूट के बारे में चर्चा है इस चैप्टर में। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया। तो रेशम बनाया सबसे पहले चीन ने। और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था कुषाण। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिल्क रूट पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने वाला शासक कौन था? तो उसका आंसर है कुषाण। नेक्स्ट देखते हैं। उनका मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन था। तो कुषाण का कहाँ शासन था? मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मथुरा और पेशावर इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो कुषाण के मथुरा और पेशावर 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये आंसर है कुषाण ने। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। तो सबसे प्रसिद्ध राजा है हमारा कनिष्क कुषाणों में। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। अश्वघोष जो कनिष्क राज दरबार में रहते थे, बुद्ध चरित्र की रचना की। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष। और अश्वघोष रहते कहाँ थे? कनिष्क के राज दरबार में। और कनिष्क कौन था? कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा। तो आप सभी ने याद करके जाएंगे पेपरों में, सीटेट में। अब देखते हैं बुद्ध की महायान धारा। तो इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। तो इससे पहले बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती थी, परंतु जब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी तो ये महायान धारा के नाम से कहलाने लगी। नेक्स्ट हमारा शब्द आया बोधिस्तु। तो बोधिस्तु का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एकांत साधना के बजाय लोगों में जाकर आस्था फैलाना। पहले जो बौद्ध भिक्षु थे वो पहले जंगलों में रहकर साधना करते थे, परंतु महायान धारा के अंतर्गत एक शब्द निकल कर आया बोधिस्तु। और भिक्षुओं ने सोचा कि लोगों को जाकर उनके जागरूक करना चाहिए और आस्था फैलानी चाहिए। तो बोधिस्तु का अर्थ है ये। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? एक तो पश्चिमी भारत में
और एक दक्षिणी भारत में। इन दो जगह बौद्ध का प्रचार सबसे अधिक हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि महायान धारा की विशेषताएं क्या क्या थी। तो क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी, बोधिस्तु, और ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब ये आखिरी पेज स्लाइड, इसमें भागवत गीता के बारे में 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला, यह महाभारत का हिस्सा है। भागवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का, जिसमें पांडव की लड़ाई हुई थी। और नेक्स्ट, इसमें कृष्ण अर्जुन को अपनी शरण में आने का उपदेश देते हैं। तो भागवत गीता में एक उपदेश दिया गया है कि कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि आप मेरी शरण में आइए। तो ये था हमारा 8 और 9 चैप्टर के नोट्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और इनकी PDF आप कुछ देर बाद डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।